जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, मंजिल की कई इम्तिहान अभी बाकी है। अरे अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमीन, मापना तो पूरा आसमान बाकी है, मापना तो पूरा आसमान बाकी है। तो चलिए आज के क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग त्वचा के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं, उसके बारे में सीखने वाले हैं। दिल थाम के बैठिए, मजा आएगा पढ़ने में। चलिए हम लोग देखते हैं। त्वचा को इंग्लिश में हम लोग स्किन बोलते हैं। अब कहने का मतलब ये है स्किन, अब देखिए ये भी स्किन है, ये भी स्किन है, ये भी स्किन है। देखो हमारे शरीर में अगर बोला जाए सबसे बड़ा अंग किसको बोलते हैं तो त्वचा ही होता है, ठीक ना। अब इसमें कई प्रकार की बीमारियां होती है, त्वचा का काम क्या होता है, त्वचा क्यों हमारे शरीर में है। देखिए इससे लेकर के इससे रिलेटेड अनेक प्रकार के क्वेश्चन कई बार देखने को मिला हुआ है। तो हम लोग आज इसको डिस्कस करके आज इसको भी खत्म कर लेते हैं, ठीक ना। हम लोग का पॉइंट ऑफ व्यू है बीपीएससी, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं त्वचा को। तो सबसे पहले त्वचा का जो मुख्य पॉइंट आता है, ठीक ना, तो त्वचा ये अंदर भी है और इसका एक ये बाहरी ये बाह्य सतह है, ये त्वचा का बाह्य सतह है। और इसी तो त्वचा का क्या होता है, कुछ अंतः सतह होता होगा, ठीक ना। जैसे कहने का मतलब मान लीजिए कि देखिए ये इसको आप देख रहे हैं, ये त्वचा एक त्वचा ही मान लीजिए, इसका एक इधर वाला सतह है और एक सतह इसका ये वाला हो जाएगा, ठीक ना। तो कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले हम लोग बाह्य सतह के बारे में पढ़ते हैं। बाह्य सतह जो होता है कि त्वचा शरीर का बाहरी आवरण यानी कि आउटर ऑफ कवरिंग, आउटर कवरिंग, ठीक ना। कवर माने ढक करके रखना, ठीक ना, कवर माने ढक करके रखना। तो जो त्वचा होता है ना, त्वचा का काम होता है, क्या काम होता है, उसको शरीर को ढक करके रखना, ठीक ना। ये बाहरी आवरण को बनाता है, ठीक ना। अब उसके बाद से देखिए कि त्वचा शरीर के बाह्य वातावरण यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जोड़ती है तथा बाह्य कारकों से बचाती भी है। अगर हम आपसे बोलते हैं, ठीक ना, जैसे मान लीजिए अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, तो ठंडी का मौसम आते ही सब लोग क्या करते हैं, अपने वस्त्र को चेंज कर देते हैं। गर्मी के दिन में कुछ अलग वस्त्र रहता है और सर्दी के मौसम में कुछ अलग वस्त्र रहता है, ठीक ना। उसी प्रकार से समझ लीजिए कि हम लोग का जो त्वचा है ना, ये हमारे वायुमंडल में, हमारे वातावरण में अनेक प्रकार के विषाणु और जीवाणु और इसके अलावा भी अन्य कई प्रकार के कारक होते हैं जिससे हमारे शरीर की रक्षा करते। कौन? त्वचा, ठीक है। जिस प्रकार से ये कपड़ा जो है ना ठंडी के दिन में क्या होता है, हमारे शरीर की रक्षा करता है, उसी प्रकार से ये त्वचा होता है बाह्य कारकों से क्या करता है, ये हमें बचाता है। और ये डायरेक्ट क्या करता है, इन्वायरमेंट से इसको जोड़ता है। भाई ठंडी लगता है तो पता चलता है ना, ये वस्त्र क्यों पहने इतना मोटा मोटा, जब ठंडा लगता है तो नहीं तो पतला ही तो पहन करके सबका काम निकल जाता है, ठीक ना। त्वचा में एक वर्णक मिलता है जिसे हम लोग मिलानिन बोलते हैं, ठीक ना। याद रखिएगा, ये थोड़ा क्वेश्चन यहाँ से उठाता है कि मिलानिन वर्णक का काम क्या होता है। तो मिलानिन वर्णक जो होता है इसे मिलानिन पिगमेंट भी बोलते हैं इंग्लिश में। ये त्वचा में रहता है, हमारे त्वचा में एक मिलानिन पिगमेंट पाया जाता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे मिलानिन पिगमेंट जो होता है त्वचा को कलर यानी कि रंग प्रदान करता है। हमारा जो त्वचा है वो काला है या गोरा है या किसी अन्य प्रकार का है, ठीक ना। इसका डायरेक्ट, ठीक ना, कनेक्शन किसके साथ होता है, मिलानिन वर्णक के साथ होता है, ठीक है। ये त्वचा को रंग प्रदान करता है। इस दशा को हम लोग क्या बोलते हैं, रंजकहीनता बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन को बहुतों बार देखा गया है कि मेलानिन वर्णक पाए जाते हैं त्वचा में और ये क्या करता है, हमारे शरीर में रंग पे काम करता है कि भाई शरीर का रंग कैसा होना चाहिए। और उसके बाद से ये जो दशा, इसके अंतर्गत जो दशा बनता है ना, उसी दशा को हम लोग बोलते हैं रंजकहीनता, ठीक ना। जैसे शरीर का काला होना और गोर होना, ये रंजकहीनता को ही दर्शाता है, ठीक ना। और इसका ये काम कौन करता है, मिलानिन वर्णक जो होते हैं वही करते हैं। त्वचा की मोटाई,
त्वचा की मोटाई जीवों में अलग अलग होती है। जैसे कि अगर आपसे हम बात करें कि हम लोगों का जो त्वचा है और एक गेंडा का त्वचा ले लें, एक हाथी का त्वचा ले लें और एक इंसान का त्वचा ले लें, ठीक ना, इन तीनों का त्वचा लेते हैं तो देखिएगा मोटाई किसका किसका अधिक है। तो भाई जीव के ऊपर डिपेंड करता है, गेंडा है, हाथी है और हम लोग की अपेक्षा तो उन लोग का ज़्यादा ही मोटा होगा, ठीक ना। और हम लोग का अपेक्षा हाथी का सबसे ज़्यादा मोटा होगा, हाथी का अपेक्षा चलेंगे तो गेंडा का सबसे ज़्यादा मोटा होगा, ठीक ना। तो कहने का मतलब अलग अलग जीवों में जो ये त्वचा का मोटाई होता है, ठीक ना, ये अलग अलग होता है। इस चीज़ को क्लियर रखिएगा, ओके। अब उसके बाद से देखिए कि मनुष्य में आंखों के नीचे तथा पलकों के चारों तरफ, देखिए भाई ये जो आंख है इसके नीचे, अच्छा यहाँ आप मान लीजिए ये जो पलक है दोनों बगल, ठीक ना, इसके चारों ओर जो ये होता है ना, ये वाला जो क्षेत्र होता है, ये वाला, इसी का बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक ना। सबसे बारीक त्वचा होती है जिसकी मोटाई क्या होती है, 0.5 mm होती है, ठीक ना। ये जो पलक के नीचे जो होता है, ठीक ना, जैसे देखिए ये पलक हो गया ना, पलक हम नहीं, देखिए ये पलक के चारों तरफ हो गया, लेकिन ये नीचे का बात बोल रहा है, तो पलक के अंदर जो होता है ना, उस त्वचा का बात बोला जा रहा है, ठीक ना। कितनी इसकी मोटाई होती है, 0.5 mm होती है। और यहीं पे बुढ़ापे की निशानी सबसे पहले देखने को मिलता है, ठीक ना। तो ये देखिए ये अंदर की बात बोल रहा है और इसके चारों तरफ देख, जानते हैं क्या होता है, जब बुढ़ापे का समय आता है ना, तो ये यहाँ का जो त्वचा होता है सिकुड़ने लगता है। यानी वो क्या करता है, वो इंट्रोड्यूस कराता है कि नहीं, इंसान अब बुढ़ापे की तरफ क्या हुआ है, अग्रसर हो चुका है, मतलब अग्रसर हो चुका है, ओके। तो ये यही बताने का कार्य कर रहा है, ठीक ना, कि जो त्वचा होता है उसकी मोटाई इतनी होती है। और जब उस पर जान लीजिए कि झुर्रियाँ आने लगी, ठीक ना, झुर्रियाँ मतलब होता है कि त्वचा सूखने लगता है, ठीक ना, और सूखने लगता है और सिकुड़ने लगता है, ठीक ना, त्वचा सूखने लगता है और सिकुड़ने लगता है, तब समझ लीजिए कि आप बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो चुके हैं, ठीक है। अगर एक्चुअल में देखा जाए इंसान में, तो हथेली और तलवा का जो त्वचा होता है, ये हथेली का त्वचा हो गया, और तलवा यानी कि पैर के निचला जो स्तर होता है ना, पैर के नीचे का, ठीक ना, ये पैर के नीचे का, जैसे मान लीजिए पैर हो गया, पैर के नीचे वाला जो होता है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तलवा बोलते हैं। तो वहाँ का जो त्वचा होता है, और हम लोग का ये जो हाथ का त्वचा है ना, हथेली का, ये हम लोग का शरीर में सबसे मोटा त्वचा माना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब उसके बाद से देखिए कि विषुवत रेखा, ये जो इक्वाडोर है, ठीक ना, वहाँ के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति पाए जाते हैं, ठीक ना, इक्वाडोर के जो क्षेत्र है वहाँ पे जो भी व्यक्ति पाए जाते हैं ना, वो देखिए यहाँ पे क्या है, उसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों का जो त्वचा होता है, अधिक मेलानिन उसमें क्या होता है, जमा हो जाता है। और देखिए अधिक मेलानिन जमा होने के चलते ही उन लोग का त्वचा जो होता है काला काला सा पड़ जाता है, माने काला हो जाता है। लेकिन काले होने का भी अपना एक अलग ही फायदा होता है भाई, क्योंकि काला होने का अपना एक सबसे अलग फायदा यही होता है कि सूर्य के प्रकाश से जो अल्ट्रा वायलेंट किरणें निकलती है उसके शरीर पे ज़्यादा असर नहीं करती है। नहीं तो किसी किसी के शरीर पे अगर अल्ट्रा वायलेंट किरणें अगर अच्छा से असर कर दे तो उसके शरीर पे कैंसर भी बना सकता है, ठीक ना। अगर उसके शरीर पे अगर असर कर गया तो कैंसर भी हो सकता है। तो यही बोला जाता है कि विषुवत रेखा जो होता है, यानी कि इक्वाडोर जो होता है, वहाँ के जो भी व्यक्ति होते हैं उस क्षेत्र में ना, वो काले होते हैं, इसलिए कि उन लोगों के शरीर में मेलानिन जो होता है ना, मेलानिन वर्णक यानी हार्मोन भी बोल सकते हैं, वो ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक ना, जिसके चलते उन लोगों का त्वचा क्या होता है, काला होता है। और इसका ये फायदा होता है कि जो सूर्य के प्रकाश से अल्ट्रावायलेंट किरणें निकलती है उन लोगों के त्वचा पे बहुत ही कम प्रभाव डालती है, और ये उन लोगों के लिए फायदेमंद होता है, ठीक ना, क्योंकि अल्ट्रावायलेंट किरणों से कैंसर का भी खतरा बना रहता है। क्लियर है। अब इसके बाद से हम लोग देख लेते हैं, इसी का ये एक अगला पार्ट है इसमें का, कि त्वचा का काला रंग ऊष्मा का अच्छा अवशोषक माना जाता है, यानी कि वो ऊष्मा को अवशोषित करता है, ठीक ना। लेकिन अवशोषित करता है तो कुछ जानवरों के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्रॉब्लम क्या कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अच्छा अवशोषक माना जाता है, माने अवशोषित करता है। यही कारण है कि गर्मियों में काले पशु, जो भी काले पशु होते हैं, जैसे कि मान लीजिए भैंस है, वो ज़्यादा से ज़्यादा नहाना पसंद करती है और पानी में रहती है, ठीक ना। वैसे देखा जाए तो कहने का मतलब ये है कि जो भी काले पशु होते हैं, ठीक ना, वो गर्मियों के दिनों में क्या करते हैं, जैसे गांव के बगल में तालाब वगैरह हो गया तो वो लोग उसी में माने कि 2 घंटा 4 घंटा बैठना पसंद करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नहाना पसंद करते हैं,
ठीक ना। और ऐसा तो देखा गया है महिलाएं भी बहुत ज़्यादा स्नान करती है, लेकिन इसका और उसका कोई रिलेशन नहीं है। हम लोग ये इस चीज़ पर ध्यान देंगे कि जो ये काले पशु होते हैं, ठीक ना, जैसे कि भैंस, वो अधिक नहाना पसंद करती है। और देखिए यहाँ पे त्वचा शरीर की सुंदरता को क्या करता है, प्रदान करता है। जो त्वचा होता है ना, वो शरीर के सुंदरता को क्या करता है, प्रदान करता है। कि शरीर की सुंदरता उसके त्वचा पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, ठीक ना। अगर त्वचा अगर अच्छी है तो उसके शरीर की सुंदरता भी क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक ना। अब देखिए इसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ है कि त्वचा शरीर के सबसे बड़ा अंग माना जाता है, क्योंकि शरीर के जहाँ तक ये शरीर है तहाँ तक त्वचा है भाई, ठीक ना। तो इसे तो बड़ा माना ही जाएगा, ठीक ना, क्योंकि ये बाहरी आवरण है और बाहरी आवरण तो पूरे शरीर को ढक करके रखा हुआ है, तो इसे बड़ा माना ही जाएगा। ओके, अब देखिए ये था इसका कुछ अपना, और कहने का मतलब त्वचा की संरचना किस प्रकार से है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ स्किन ये कैसा है, हम इसके बाद से इसको जान लेते हैं, ठीक ना। देखिए सबसे ज़्यादा अभी तक के बहुत सारे मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जामों में अगर कोई क्वेश्चन अगर सबसे ज़्यादा अगर कहीं से बना हुआ है तो वो बना है एपिडर्मिस से। एपिडर्मिस यह त्वचा का बाहरी भाग होता है। जैसे मान लीजिए ये जो त्वचा का बाहरी भाग है ना, इसे हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक ना। ये त्वचा का जो बाहरी भाग होता है उसे एपिडर्मिस बोलते हैं, जो शरीर की बाहरी रोगाणुओं से बचाता है। हमारे इन्वायरमेंट में अनेक प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया और इसके अलावा अभी बोले कि अन्य प्रकार के और भी बहुत सारे कारक हैं, जिससे क्या करता है, ये हमारे शरीर की रक्षा करता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अब देखिए अब क्लियर हो गया। इससे पहले हम लोग जानते थे कि जो त्वचा होता है वो रक्षा करता है, लेकिन त्वचा में जो ये सबसे ऊपरी भाग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं, जो शरीर की बाहरी रोगाणुओं से क्या करता है भाई, बचाता है, यानी कि रक्षा करता है। अब देखिए एपिडर्मिस में रुधिर वाहिकाएं नहीं होती है। भैया एक बात सुनिए, जो ये एपिडर्मिस होती है इसमें किसी प्रकार की नस नहीं होती है। नस इसके निचले जो सतह होते हैं ना वहाँ पे पाए जाते हैं। तो इतना इस त्वचा की भी मोटाई नहीं है जैसे हम लोग ये कह दे, ठीक ना, कि जो अंदर का नस होगा दिखाई नहीं देगा, ठीक ना। देखिए अब कहने का मतलब हम लोग के शरीर में दो प्रकार की नसें होती है, एगो धमनी होता है और एगो सीरा होता है। तो सीरा भैया ऊपर से ही दिखाई देता है हरा हरा, ठीक ना, क्योंकि कुछ मतलब ज़्यादा नीचे नहीं रहता है। और वहीं धमनी है जो हम लोग क्या होता है, हम लोग के मांस में सबसे गहराई में धमनी होता है। क्यों धमनी होता है गहराई में, क्योंकि उसके अंदर का जो ब्लड का रफ्तार होता है बहुत ही तेज होता है। अगर वो बाहर रहता है ना सीरा के जगह पे, तो उसको मांस को फाड़ करके वो बाहर निकल जाता है। इसीलिए धमनी क्या होता है, गहराई में होता है, ठीक ना। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक ना, एपिडर्मिस तथा डर्मिस। अब देखिए यहाँ पे चीज समझने वाला आया हुआ है। अभी आप लोग को बताएं, मान लीजिए कि ये बाहरी मान लीजिए इसको और इसको अंतः मान लीजिए, तो इन दोनों के बीच में कुछ तो भाई जगह होगा, कुछ तो जगह होगा इन दोनों के बीच में। तो ये बाहरी हो गया और ये इंटरनल हो गया, ये इंटरनल और ये एक्सटर्नल। और इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में जो भी जगह होता है, देखिए यहाँ पे एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच जो रेशे से बनी एक परत होती है, यानी इससे तो ये भी क्लियर हो रहा है ना कि ये जो अगर बाह्य हो गया, ये बाह्य हो गया, ये अंत हो गया, तो इन दोनों के बीच में जो जगह बना हुआ है रेशे, एकदम एक रेशे की जैसी आकृति से बनी हुई है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, उसे हम लोग बोलते हैं बेसमेंट, बोलते हैं बेसमेंट झिल्ली, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन यहाँ से राइज करता है कि बताइए जो त्वचा का बाह्य भाग होता है और जो त्वचा का अंत भाग होता है, इन दोनों के बीच में जो रेशे की जैसी आकृति बनी होती है उसे क्या कहते हैं, ठीक ना। यहाँ से क्वेश्चन याद करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेसमेंट झिल्ली बोलते हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी प्रकार को मतलब किसी प्रकार का समस्या आप लोगों को हो सकता है, ठीक ना। चलिए अब उसके बाद से हम लोग चलते हैं, ये बेसमेंट हो गया। अब देखिए यहाँ पे हो गया त्वचा के कार्य। त्वचा के कार्य भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो त्वचा के कार्य में अगर सबसे पहला जो कार्य अगर आता है, तो भाई मैं तो आप सबको पहले ही बता चुका हूं कि त्वचा का जो सबसे मुख्य कार्य होता है कि बाहरी
कारकों यानी कि रोगाणुओं, विषाणुओं और अनेक प्रकार के कारक से हमारे शरीर को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक ना। तो इसका सबसे पहले मुख्य कारण तो यही हो जाए, मुख्य कार्य यही हो जाएगा कि हमारे शरीर को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। यह एक सेंसिटिव ऑर्गन्स है, यह एक सेंसिटिव ऑर्गन्स है, ठीक ना। जैसे कहने का मतलब क्या हो गया कि संवेदना, इसमें अनेक तंत्रिकाएं होती है, इसमें अनेक तंत्रिकाएं होती है जो गर्मी, सर्दी, चोट को ग्रहण कर मस्तिष्क तक पहुंचाती है। एक बात बताइए, ठीक ना, जैसे मान लीजिए क्या है, यहाँ पर चिवटी काटते हैं, यहाँ पर चिवटी काटते हैं, तो सबसे पहले त्वचा को महसूस होगा कि हमने यहाँ पर चिवटी काटा, ठीक ना, और यह क्या करेगा, ग्रहण करके ये चिवटियाँ जो कटल है ना, तो इसका जो दर्द है इसको ग्रहण करके डायरेक्ट ये किसको मैसेज करेगी, ये डायरेक्ट हमारे मस्तिष्क को मैसेज करेगी, ठीक ना। ये जो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चिवटी काट ले रहे हैं ना, ये डायरेक्ट किसको मैसेज करेगी, हमारी मस्तिष्क को मैसेज करेगी, ठीक ना, ग्रहण करके। अब इसमें कई प्रकार के कारण आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए गिरे तो चोट लगना, ये चिट्टी हो गया। और उसके बाद से मान लीजिए कि अभी हमारा शरीर क्या है, महसूस कर रहा है कि अभी ठंडी का भाई समय है, तो ठंडी का जब समय है तो जब शरीर हम लोग का महसूस कर रहा है और ये मैसेज कर दे रहा है हमारे मस्तिष्क के पास कि नहीं भाई अब मुझे ठंडी लग रही है, ठीक ना, ये मैसेज कर दे रहा है मस्तिष्क के पास। और मस्तिष्क क्या कर रहा है, भाई अब तो तू पहन ले कपड़ा, ठीक ना पहनेगा तो फिर निपट जाएगा तू भी, ठीक ना। तो वही बात है, ये क्या करता है, ये सेंसिटिव ऑर्गन्स है और ये क्या करता है, मैसेज अपने अंदर ग्रहण करके उसको मैसेज को कहाँ ट्रांसफ़र करता है, मस्तिष्क के पास डायरेक्ट ट्रांसफ़र करता है कि अभी ठंडी लग रही है, अभी गर्मी लग रही है, या अभी चोट लगा है, या कोई चिट्टी काटा है, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना। तो त्वचा क्या है, हमारा सेंसिटिव ऑर्गन्स मान सकते हैं, मान क्या सकते हैं, यह है जो महसूस करता है, ग्रहण करता है, फिर मैसेज करता है मस्तिष्क के पास, ठीक ना। ऊष्मा नियंत्रण, देखिए पसीने के रूप में अगर हम लोग का जो शरीर है, ठीक ना, अगर हमारे शरीर में जो ऊष्मा है, जो हीट है, उसको कोई भी अगर संतुलित रखने का कार्य करता है तो हमारा त्वचा है। अब कहोगे भाई वो कैसे, तो वो ऐसे होता है, ठीक ना, कि जो हम लोग का त्वचा होता है, ठीक ना, ऐसे ठंडी का जो मौसम है तो ठंडी में से बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्हें पसीना होता होगा, और पसीना तो भाई आप काम करिएगा तब तो पसीना होगा ना। और ऐसे भी गर्मी के दिन में काम करो या ना करो पसीना तो ज़्यादा होता ही है, क्योंकि गर्मी के दिन में ऐसा ही मौसम इन्वायरमेंट में हीट रहता है। और अभी ठंडी का मौसम देखें तो इन्वायरमेंट हीट नहीं है, लेकिन शरीर क्या है, शरीर तो हमारा ऑटोमेटिक हीट रहता है, ठीक ना। 37 डिग्री सेल्सियस का तापमान ठंडी रहे चाहे गर्मी रहे, हम लोग का शरीर का रहेगा ही रहेगा, बढ़ेगा और घटेगा तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या जानने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है हम लोग का, कि शरीर के हम लोग का मन की जो ऊष्मा होती है इसको संतुलित रखने का जो कार्य करता है वो त्वचा होता है, क्योंकि त्वचा के माध्यम से पसीना का बाहर निकलना, उत्सर्जन करना, ठीक ना। तो त्वचा से तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे टॉक्सिन होता है जो हीट रखता है हमारे शरीर को, अगर नहीं निकलेगा तो फिर हमारे शरीर को प्रॉब्लम्स होगा। हमारे शरीर में जो हीट है वो संतुलित नहीं रह पाएंगे, जिसके चलते क्या होगा, हमें अनेक प्रकार की मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट हमारे शरीर में हो सकता है। क्लियर है, तो ये वही है, ठीक ना। ये क्या करता है कि पसीने के रूप में ऊष्मा को शरीर से बाहर निकालना और संतुलन बनाए रखना, हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है पसीने को बाहर निकाल करके। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे अगला जो पॉइंट है, संग्रहण यानी कि स्टोरेज, यह जल के संग्रहण का भी कार्य करता है। देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो हम लोग पानी पीते हैं और स्नान करते हैं, ठीक ना, तो स्नान करते वक्त हम लोग का शरीर है क्या करता है, वो पानी को भी अवशोषित कर लेता है, और हम लोग का जब पानी पी लेते हैं शरीर में जो ऑब्जर्व होता है, ठीक ना, वो त्वचा के माध्यम से पसीने के रूप में बाहर निकलता है। तो इन दोनों कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो त्वचा है जो मुख्य भूमिका निभाता है, कैसे मुख्य भूमिका निभाता है, तो ये संग्रहण का कार्य करता है, यानी अपने अंदर भी कुछ वाटर को ग्रहण करके रखता है। इन बात को समझ गए, ठीक ना। और इसी से क्या होता है, जो वर्क के टाइम पे या इधर अदर टाइम पे क्या होता है, पसीना बाहर निकलने का जो माध्यम चुनता है वो त्वचा ही होता है,
ठीक ना। तो हम लोग का त्वचा भी एगो सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग क्या होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो भूलें ही ना। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें कि इसका अगर फ़ायदा आप उठा चुके तो आपके दोस्त भी उठाएं, ठीक ना। तो एक काम कीजिए, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। चलिए, तो अब एक काम करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।